वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज का एक लोकल लॉ या हम कहें माइनर एक्ट, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। इस एक्ट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर। जैसा कि एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट की साइड से एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने कुछ पोस्ट सैंक्शन की है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो की लिंक आपको शेयर कर दूंगी। बहुत जल्द ही जो है छत्तीसगढ़ सिविल जज की वैकेंसी आने वाली है, इसलिए हम अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ के जो लोकल लॉज हैं और वहां पर जो स्पेसिफिक एक्ट्स पूछे जाते हैं उनकी क्लासेस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। ये वहां का लोकल लॉ है और 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन अभी तक यहाँ से जो है इस एक्ट से पूछे जाते थे। प्रीवियस ईयर्स के कुछ पेपर्स में मैंने एनालाइज किया है। पहले जब एग्जाम होता था तो छत्तीसगढ़ सिविल जज में जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफी इजी था, बट अब उतना इजी नहीं रहा है। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। हाँ, फिर भी इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट छत्तीसगढ़ सिविल जज जो है वो थोड़ा सा इजी है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से, जितने भी एस्पिरेंट जो अलग अलग स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि एक बार छत्तीसगढ़ जुडिशरी भी अप्लाई जरूर करें, क्योंकि अदर स्टेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ पर आपका मेंस में सब्जेक्टिव नहीं होता है, मेंस में आपसे सिर्फ जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव राइटिंग आपसे नहीं पूछी जाती है। तो ये एक और बेनिफिट जो है यहाँ पर आपको मिलता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमें तो हमारे स्टेट का देना है, वो भी आप दीजिए, लेकिन आप छत्तीसगढ़ भी दीजिए, क्योंकि जब आप किसी एक स्टेट का देते हैं और आपका वहां का एग्जाम निकलता है तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, मेरा एक स्टेट का एग्जाम तो निकला, भले ही वो ईजी क्यों ना हो। ईजी कहने के लिए होता है, जब तैयारी करते तब कुछ भी ईजी नहीं होता, ठीक है। तो इतना भी ईजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेयर एक्ट की। आप लोग भी अपना अपना बेयर एक्ट ले लीजिए। जो छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास बेयर एक्ट होगा, और जो नहीं कर रहे हैं वो आज ही जाकर के बेयर एक्ट खरीद लें और अगली क्लास से मेरे साथ मैं अपना बेयर एक्ट रखकर लिसनिंग एंड लर्निंग मोड पर आकर पढ़ाई करें। तो चलिए, जिनके पास अभी है वो अपने लिसनिंग एंड लर्निंग मोड पर आ जाइए, अपने पेन कॉपी सब उठा लीजिए और स्टार्ट कीजिए रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये बेयर की स्क्रीन है। तो बेयर के साथ ही मैं आपको ये क्लासेस पढ़ाऊंगी। तो जिनके पास भी ये बेयर है आप लोग अपने अपने बेयर लेकर बैठ जाइए। ये देखिए, ये है मेरे पास बीएस खेत्रपाल का बेयर पूजा लॉ हाउस का है। मैंने आपको पुरानी कुछ वीडियोस में बताया है कि खेत्रपाल पब्लिकेशन के 2 हाउस है, एक इंडिया लॉ हाउस है, एक पूजा लॉ हाउस है। आप इंडिया लॉ हाउस का भी ले सकते हैं, पूजा लॉ हाउस का भी ले सकते हैं। इंडिया लॉ हाउस के आजकल बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो आप अगर नए लेना चाहें तो आप इंडिया लॉ हाउस से ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्ट। और अगर आप मेरे थ्रू भी चाहें तो आप मेरे थ्रू भी ऑर्डर करवा सकते हैं। आप उसके लिए मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देकर रखूंगी, जिस पर यदि आप लोगों को कोई भी डायरेक्ट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपके घर तक कुरियर हो जाएगा। जो भी सिटी आपकी है वहां तक पहुंचने में जो कुरियर चार्जेस रहेंगे वो आपके रहेंगे। बाकी जो भी प्रिंट रेट रहता है उसका 40% पे आपको चीजें जो है, जो भी डायरेक्ट बुक्स जो भी आपको चाहिए 40% पे आपको अवेलेबल हो जाती है, बट आपको कुरियर चार्जेस देना होते हैं। तो देखिए, ये है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। ओके, तो ये है आपका 2014 का मेरे पास एडिशन है। अगर आप लोगों के पास नया बेयर एक्ट है और उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर वो अमेंडमेंट मुझे सेंड कीजिएगा। ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो ग्रुप्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, नोट्स होते हैं, जो भी हम क्लासेस करते हैं वो सब ग्रुप्स पे डली होती है। और आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी पुरानी चीजें भी हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। व्हाट्सएप में जो भी पुरानी चीजें होती हैं जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनको वो नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप्स की डिटेल भी दे दी जाएगी, लिंक दे दी जाएगी, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं नेक्स्ट अपना पेज फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इस एक्ट में हमारे पास टोटल आप देख सकते हैं कंटेंट में टोटल हमारे पास कितनी, टोटल आपके पास 14 जो है सेक्शन है। इसमें आपको एक्ट में टोटल 14 सेक्शन पढ़नी है और 4 शेड्यूल है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में हम पढ़ाई करेंगे ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। टोटल 14 सेक्शन है और 4 अनुसूची आपको इसमें पढ़नी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, क्रमांक 19 सन 2012। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी एक्ट हम जब पढ़ते हैं तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है आपका ये ईयर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रमांक 19 सन 2012, ठीक है। पहले तो आपको याद रखना है कि इस एक्ट का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। इंग्लिश हिंदी दोनों में देखेंगे हम। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, क्रमांक 19 सन 2012, ठीक है। क्रमांक 19 सन 2012 ये आपका क्या है, क्रमांक है, यानी कि एक्ट नंबर है।
तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एक्ट नंबर से। छत्तीसगढ़ में या अदर स्टेट में कभी भी ये एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसी भी एक्ट का एक्ट नंबर क्या होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक्ट का एक्ट नंबर क्या होता है। ओके, तो इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि आपको क्या पूछा गया है। ठीक है, तो एक्ट नंबर क्या है, इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012। ठीक है, एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012, 2011 का ये एक्ट है, लेकिन ये 2012 में जो है 19वें नंबर का एक्ट बना था। मतलब एक्ट की तैयारी जो प्रिपरेशन हो गई होगी वो 2011 में हुई होगी, और ये पारित जब किया गया होगा, जब ये फाइनल एक्ट बना होगा, जब प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दी होगी, तो वो ये रहा होगा 2012, और 2012 में ये 19वें नंबर का एक्ट रहा होगा। इसके पहले 18 एक्ट और बन चुके होंगे। ठीक है, तो एक्ट नंबर ये होता है। एक्ट नंबर का क्या मतलब होता है कि जो भी उसका नंबर होता है वो उस नंबर का एक्ट होता है। ये 19 नंबर का, यानी कि इसके पहले ईयर 2012 में ऑलरेडी 18 एक्ट्स बन चुके थे, ये 19 नंबर का था। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहां से आपको एक्ट नंबर जो है पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है इसका ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ डेट्स होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, देखिए आपको पता होगा, एक होती है हर एक्ट की इनेक्टमेंट डेट, एक होती है इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन्फोर्समेंट डेट यानी कि किस डेट को ये एक्ट इन्फोर्स हुआ, लागू हुआ, प्रवृत्त हुआ या कमेंस हुआ। ये सारे वर्ड्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एक्ट किस डेट से लागू हुआ, या किस डेट को प्रवृत्त हुआ, या किस डेट को कमेंस हुआ, इन्फोर्स हुआ। ये सारे वर्ड्स एक समान है। ठीक है, फिर एक पूछा जाता है इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट यानी अधिनियमन की तारीख, किस डेट को पर्टिकुलर एक्ट अधिनियमित हुआ, इनेक्ट हुआ। ठीक, तो इनेक्टमेंट की डेट सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी जो एक्ट होता है वो होता है इनेक्ट। ठीक है, सबसे पहले कोई भी जो एक्ट है वो क्या होता है, इनेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इनेक्टमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट। ठीक, तो इनेक्टमेंट डेट इसकी क्या है, इनेक्टमेंट डेट है इसकी 5th ऑफ अक्टूबर। क्या है, 5th ऑफ अक्टूबर 2012। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्ट तो है 2011, लेकिन इसकी सारी डेट जो है वो 2012 की है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 5th अक्टूबर 2012। 5 अक्टूबर 2012 को ये अधिनियमित हुआ है। ये अधिनियम, अधिनियमन क्या होता है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या होती है? डेट ऑफ इनेक्टमेंट होती है कि जब भी कोई नया लॉ बनता है, तो आपको लॉ का प्रोसीजर पता होगा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है। जब भी कोई लॉ बनना होता है तो पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर वहां से पास होकर राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से भी पास हो जाता है, फिर वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट जब उस पर अपनी असेंट देंगे या नहीं देंगे, उनके पास 3 पावर होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111, 111 आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होकर उनके पास जाएगा, तो आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 का उपयोग करते हुए प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, या तो उस बिल पर अपनी असेंट दे सकता है, या तो उस बिल को लौटा सकता है, या अपना वीटो पावर का यूज करके उस बिल को अपने पास रख सकता है। ये 3 पावर आपको वहां पर पढ़ने को मिलेंगी। तो आर्टिकल 111 का उपयोग करते हुए जब प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं या उसको एग्री कर देते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं, तो वो कहलाती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। कंसेंट कैसे देते हैं, कंसेंट देते हैं अपने हस्ताक्षर करके। तो जिस डेट को जब भी प्रेसिडेंट किसी एक्ट पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति बताएंगे, अपनी असेंट देंगे, उसको कहा जाता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। यानी कि ये एक्ट लोकसभा से पारित हुआ होगा, राज्यसभा से पारित हुआ होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जब पहुंचा होगा, तो प्रेसिडेंट ने 5 अक्टूबर 2012 को इस बिल पर अपने हस्ताक्षर करके, अपने सिग्नेचर करके, अपनी असेंट दी, और तब ये डेट जो है इनेक्टमेंट डेट कहलाई, और उस दिन से ये बिल कन्वर्ट हो गया एक एक्ट में, ये बन गया अधिनियम, ये बन गया एक एक्ट, इसलिए इसको कहते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट, अधिनियमन की तारीख। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 5 अक्टूबर 2012 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। जितने भी सब्जेक्ट आपके सिविल जज के सिलेबस में होते हैं, किसी ना किसी सब्जेक्ट की वो डेट ऑफ इनेक्टमेंट पूछ लेंगे, किसी का इन्फोर्समेंट पूछ लेंगे, किसी का एक्ट नंबर पूछ लेंगे। ठीक, अब हम देख लेते हैं डेट ऑफ आपकी क्या इन्फोर्समेंट। तो हिंदी मीडियम वाले साथ साथ में यहाँ पर लिखते जाएं, ये है अधिनियमन की तारीख, जो अभी हमने देखी 5 अक्टूबर, ये है अधिनियमन की तारीख। अब हम देखते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, अब हम कौन सी डेट देखेंगे, इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो देखिए इन्फोर्समेंट डेट जो है, इन्फोर्समेंट डेट मतलब कब ये लागू हुआ, तो ये लागू हुआ आपका 6 नवंबर 2012 को, 6 नवंबर 2012 को, तो ये आपको ध्यान रखनी है। 6 नवंबर 2012 को ये आपका एक्ट इन्फोर्स हुआ।
इन्फोर्स हो को और क्या कहते हैं, कमेंस हुआ। किस डेट से ये कमेंस हुआ, हिंदी में बोलेंगे लागू हुआ, प्रवृत्त हुआ। तो जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट में नीचे एक बताया गया, जब हम अभी पढ़ेंगे आगे शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट सेक्शन फर्स्ट जब हम पढ़ेंगे वहां पर हम इस चीज को आगे और समझेंगे। अभी आप सिर्फ डेट याद रखिए, 6 नवंबर 2012 को इन्फोर्स हुआ है ये एक्ट, ठीक है। अब इस डेट के साथ साथ चूंकि ये लोकल लॉ है, तो लोकल लॉज में गवर्नर की जो कंसेंट है वो भी थोड़ा मायने रखती है, मतलब एक गवर्नर की भी जो है असेंट ली जाती है। तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट प्रेसिडेंट की असेंट तो ली ही जाती है, साथ साथ में क्या होता है, गवर्नर की असेंट भी ली जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन गवर्नर की असेंट से भी बन जाता है, तो वो डेट भी थोड़ा हम याद रख लेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नर की असेंट जो है वो कब इस एक्ट को मिली, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। कब मिली गवर्नर की डेट, यहां ऊपर देख लीजिए, अच्छा नहीं हो रही है। तो देखिए गवर्नर की असेंट इसको मिली है 23 मई 2011, 23 मई 2011, ठीक। तो ये याद रखना है, ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि ये लोकल लॉ है। तो छत्तीसगढ़ रैंट कंट्रोल एक्ट 2011 को गवर्नर की असेंट कब मिली, 23 मई 2011 को इसको गवर्नर की असेंट मिली। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए अपने पास, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आईएमपी हैं ये सारी डेट्स। अब चलते हैं आगे, ऑब्जेक्ट। किसी भी एक्ट की ऑब्जेक्ट जो होती है, उद्देश्य जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहां से आपके बहुत सारे जो है क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको ये जो है आपकी, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ये है आपका ऑब्जेक्ट, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर adjudication of matters relating to rent by a tribunal and to promote leasing of accommodation by balancing the interest of landlord and tenant। ये इसका उद्देश्य है, ये इसकी प्रियम्बल है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इस एक्ट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्ट प्रोवाइड किया गया है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट बाय अ ट्रिब्यूनल, मतलब जितने भी रेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके एडजुडिकेशन के लिए ट्रिब्यूनल के द्वारा, उनके एडजुडिकेशन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। साथ ही साथ टू प्रमोट लीजिंग ऑफ एकोमोडेशन बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। कोई भी जो एकोमोडेशन होता है, कोई बिल्डिंग है, जो भवन है, रहने के लिए दिया जा रहा है, जो लीज पे दिया जा रहा है, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस को प्रमोट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। यहां से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अभी हम आगे कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे, आपको क्लियर होगा कैसे क्वेश्चन जो है आपसे इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हिंदी में भी एक बार हम ऑब्जेक्ट को देख लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये देखिए ऑब्जेक्ट देख लेते हैं एक बार हम हिंदी में। ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हिंदी में, भाड़े से संबंधित विषयों पर अधिकरण द्वारा न्याय निर्णयन तथा भवन स्वामी और किराएदारों के हितों को संतुलित रखते हुए वास सुविधा को भाड़े या किराए पर दिए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु अधिनियम। तो इसके दो ऑब्जेक्ट अभी निकल कर आ रहे हैं, 2 या 3 ऑब्जेक्ट हमें समझ में आ रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, भाड़े से संबंधित विषयों पर अधिकरण द्वारा न्याय निर्णयन, ठीक है। तो जितने भी रेंट से रिलेटेड, किराए से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, वो किसके द्वारा सुने जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। इस एक्ट को क्यों बनाया गया है कि जितने भी रेंट से रिलेटेड, किराए से रिलेटेड मामले आएंगे वो एक ट्रिब्यूनल के द्वारा निपटाए जाएंगे, पहला इसका उद्देश्य। दूसरा, भवन स्वामी और किराएदारों के हितों को संतुलित रखते हुए, मतलब यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाएगा, दोनों के हितों को संतुलित बनाए रखने का काम भी इस एक्ट का है। इसका दूसरा उद्देश्य क्या हो गया, किराएदार और मकान मालिक, टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के इंटरेस्ट को संतुलित रखना, बैलेंस बनाए रखना। रखते हुए क्या करना है, वास सुविधा को भाड़े या किराए पर दिए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने हेतु अधिनियम। इस एक्ट का एक उद्देश्य है कि यहाँ पर जो एकोमोडेशन होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको किराए पर दिए जाने के लिए प्रमोट करना भी इसका एक ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास तो रहने के लिए एक अपना खुद का घर भी नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के पास 2-2 4-4 घर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसी के पास 2-2 4-4 घर हैं, तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका यूज हो सके, क्योंकि देखिए यूज होगी प्रॉपर्टी तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए अगर मेरी एक प्रॉपर्टी है, एक में मैं रहती हूँ और एक मेरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसको किराए पर नहीं देती हूँ, ऐसे ही रखी है, तो उससे मुझे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो रही। जब मुझे कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो रही है तो मैं गवर्नमेंट को भी कुछ पे नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं उसको किराए पर दे रही हूँ,
तो क्या बनेगा, एक किराएदारी का एग्रीमेंट बनेगा। अगर हम किराए पर दे रहे हैं कोई एकोमोडेशन तो किराएदारी का एग्रीमेंट बनेगा। उस एग्रीमेंट पे वो 500 रुपए के स्टाम्प लगेंगे, तो वो 500 रुपए के स्टाम्प किसके पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी चीजों को प्रोत्साहन मिले ताकि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हो। तो यहाँ पर इस एक्ट का तीसरा बेनिफिट क्या है, किराए पर दिए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। इस एक्ट का जो है काम है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एकोमोडेशन है तो आप उसको किराए पर दीजिए। यहाँ पर ये अभी आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे प्रोविजंस मिलेंगे जहां पर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज को ऐसी अथॉरिटी दी गई है कि वो आपके एकोमोडेशन को रेंट पर लगवाते हैं। चलिए, तो ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गए। पहला हो गया आपका कि जो भी मैटर्स आएंगे रेंट से रिलेटेड वो कौन देखेगा, ट्रिब्यूनल देखेगी। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया कि जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट है उनके दोनों के हितों को जो है ध्यान में रखा जाएगा, उनके इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाएगा। और लीजिंग एकोमोडेशन की लीज को, एकोमोडेशन को किराए पर देने के लिए प्रमोट किया करना इस एक्ट का जो है ऑब्जेक्ट है। ये 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिले। अभी एमसीक्यूज देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, देखिए एक और इंपॉर्टेंट डेट आ रही है आपके लिए। वो इंपॉर्टेंट डेट है, ये देखिए, बी इट इनेक्टेड बाय द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर इन द 62nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक। क्या आ रहा है, 62nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भी आपसे पूछा जाता है कि भारत गणराज्य के कौन से ईयर में ये एक्ट इनेक्ट किया गया। देखिए, एक तो हो गई इनेक्टमेंट डेट, मतलब प्रेसिडेंट ने कब इसको असेंट दी। एक डेट काउंट की जाती है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब हमारा भारत कब रिपब्लिक बना था, गणराज्य कब बना था, दो आप लोगों को पता हो कब बना था, 1950 में। ठीक है ना, 50 में बना था गणराज्य, तो तब से काउंट किया जाता है ईयर। तो जो अपना ईयर जब से काउंट किया जाएगा 1950 से, तो 1950 के बाद कितने साल बाद ये एक्ट आया, वो डेट यहाँ पर दिया है। तो ये है 62nd, 62वें वर्ष में, गणराज्य के, भारत के गणराज्य होने के 62वें वर्ष में लेजिस्लेचर द्वारा इस एक्ट को इनेक्ट किया गया। ये भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दें, अगर जिन लोगों ने अभी एमपी का एग्जाम दिया होगा उनको पैटर्न समझ में आ गया होगा, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए अब हमें कोई भी बेयरएक्ट में कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, क्वेश्चन बेयरएक्ट के बाहर नहीं जाएगा। इसलिए बेयरएक्ट में हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, इजी से इजी और टफ से टफ हर चीज को कवर करना है। जो भी इंपॉर्टेंट वहां से निकल सकता है आप वो निकालिए, नोट डाउन कीजिए और अपने नोट्स बनाइए। मैं आजकल ग्रुप्स पर एक बहुत चलन देख रही हूँ, लोग नोट्स शेयर कर रहे हैं, राहुल आईएएस के नोट्स ले लीजिए, यहाँ के नोट्स ले लीजिए, वहां के नोट्स ले लीजिए। बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम ये नोट्स हैं क्या, वो नोट्स होंगे। अरे आप लोग समझ ही नहीं रहे नोट्स है क्या। नोट्स के नाम पर आप लोगों को लूटा जा रहा है और आप लोग लूट रहे हैं। उन्होंने कहा यहाँ इस सब्जेक्ट के नोट्स इतने में मिलेंगे, आपने झट से ले लिए। आप लोगों से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए बेटा, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए, यही नोट्स हैं। अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बना दी, अगर कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो अपने कॉपी पेन लेके बैठा होगा, उसने एक एक पॉइंट लिख लिया होगा कि मैम ने डेट ऑफ इनेक्टमेंट बताई, ये इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बताई, ये इंपॉर्टेंट है, एक्ट नंबर बताया, गवर्नर ने कब असेंट दी, ऑब्जेक्ट मैम ने 3 बता दिए तो उनको पार्ट्स में 3 लिख लिए आपने ऑब्जेक्ट की, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। फिर उसके बाद आपका आ गया कि 62nd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये लेजिस्लेचर के द्वारा कब जो है इनेक्ट किया गया, छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर के द्वारा कौन से ईयर में इनेक्ट किया गया, एक क्वेश्चन आपका ये। तो 5-6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन गए। यही तो नोट्स हैं और क्या है। इन्हीं को आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इन्हीं को आपको प्री के लिए भी होगा, यही आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा दिमाग खोलिए, नोट्स के पीछे मत भागिए, अच्छे से बैरक को रीड कीजिए और खुद नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए। चलिए, ज्ञान बहुत हो गया, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी एक बार हम देखते जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हिंदी वालों को भी दिखा देते हैं अपन। तो ये देखिए, भारत गणराज्य के, किसने, भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में, भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में जो है ये, 62वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा, छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हुआ है। ठीक, अधिनियमित हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में ये लेजिस्लेचर में हुआ, तो भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में हुआ है ये, छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा। क्योंकि लोकल लॉ है इसलिए छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेचर द्वारा। अगर ये कॉमन लॉ होता तो फिर मेन लेजिस्लेचर जो अपनी होती है वहां पे लिखा रहता है। तो ये लोकल लॉ है इसलिए छत्तीसगढ़ विधानमंडल के में ये जो है इनेक्ट किया गया भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट से यहाँ तक के मिला के 5-6 क्वेश्चन प्री मेंस इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट और आपके नोट्स। अब हम देख लेंगे सेक्शन 1। ठीक है, तो आज हमें देखना है सेक्शन 1। तो देखिए सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में हम देख लेते हैं। सेक्शन 1 है आपकी संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। बहुत सिंपल सी सेक्शन है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अपनी सेक्शन को। सेक्शन में क्या दिया गया है आपको, सेक्शन 1
सेक्शन फर्स्ट हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना है। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, मोस्टली यही होती है हेडिंग। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका संक्षिप्त नाम, इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। क्या है शॉर्ट टाइटल, क्या है, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011, ये इसका संक्षिप्त नाम है। तो अधिक मोस्टली आप देखेंगे कि जब भी छत्तीसगढ़ कोई भी एक्ट जो रहता है उसका संक्षिप्त नाम क्या होता है, जो मेन एक्ट का नाम होता है वही उसका शॉर्ट टाइटल होता है। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 ये एक्ट का नाम भी है और यही एक्ट का क्या है, यही एक्ट का शॉर्ट टाइटल भी है। देखिए एक्ट का नाम क्या है हमारा, हम देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, ये हमारे एक्ट का नाम है और यही आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, शॉर्ट टाइटल दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट टाइटल में भी आपको क्या दिया गया है कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है, द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, ये आपका शॉर्ट टाइटल है। अब एक्सटेंट की बात कर लेते हैं कि ये प्रवृत्त कहाँ कहाँ है, एक्सटेंट इसका कहाँ कहाँ है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, ध्यान से पढ़िए। इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सच ऑफ द म्युनिसिपल एरियाज which are comprising the district headquarters in the state and later on to such of the other municipal areas or any area within the state as the state government may by notification in the official gazette specify from time to time। एक बार हिंदी में भी रीड करते हैं। देखिए विस्तार, इसका विस्तार प्रथमतः ऐसे नगरपालिक क्षेत्रों में होगा जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट हैं। तदुपरांत ऐसे नगरपालिक क्षेत्रों या राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्रों में होगा जिन्हें राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। तो ये जो एक्ट है एक बार में एक्सटेंट नहीं हुआ है, ये पार्ट्स में एक्सटेंड हुआ है। इसमें देखिए आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये पहले प्रथमतः, फर्स्ट इंस्टेंस वर्ड यूज है इसमें, इसका विस्तार प्रथमतः, क्या कहा है, प्रथमतः मतलब पहली बार में इसका विस्तार कहां कहां हुआ, ऐसे नगरपालिक क्षेत्रों में होगा जो राज्य में जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिला मुख्यालय होगा, छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ जिलों को जिला मुख्यालय बनाया गया होगा, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जिन जिलों को जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट किया गया है उन जिला मुख्यालय ऐसे नगरपालिक क्षेत्रों में, तो उन जिला मुख्यालय के नगरपालिक क्षेत्रों में पहली बार में ये एक्ट लागू हुआ। उसके बाद फिर क्या लिखा है, उसके बाद इन्होंने लिखा उसके बाद सेकेंड टाइम में तदुपरांत ऐसे नगरपालिक क्षेत्रों या राज्य के भीतर किसी अन्य क्षेत्रों में होगा जिन्हें राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। मतलब पहली बार जब ये एक्ट लागू हुआ तो पहली बार में तो इन्होंने फर्स्ट इंस्टेंस में तो इन्होंने अपनी साइड से लागू कर दिया, कैसे नगरपालिक क्षेत्रों में, ऐसे नगरपालिक क्षेत्रों में लागू कर दिया जहां पर जिला मुख्यालय में जितने समाविष्ट थे उन राज्यों में, ऐसे राज्यों में जहां जिनमें जिला मुख्यालय के रूप में जो समाविष्ट थे उनमें पहली बार में कर दिया। बाकी फिर इन्होंने राज्य शासन के ऊपर छोड़ दिया कि अब आपके ऊपर है आगे आपको कौन कौन से नगरपालिक क्षेत्रों में इसको लागू कराना है और कौन से एरिया में आपको ये एक्ट को लागू कराना है, तो वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड है। राज्य सरकार को अब रायपुर में कराना है, दुर्ग में कराना है, या छत्तीसगढ़ के और भी जो छोटे छोटे गांव है वहां पर इनको कराना है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, समय समय पर राजपत्र निकालती रहेगी, राजपत्र में अधिसूचना निकालती रहेगी समय समय पर कि अब ये एक्ट यहाँ पे लागू है वहां पे लागू है, और अपने हिसाब से करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में भी बता देते हैं, नहीं तो इंग्लिश वाले कहेंगे मैम ने तो हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में तो बताया ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट इंस्टेंस ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो पहली बार में कौन से क्षेत्रों पर लागू किया गया, तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एज इट इज यही ऑब्जेक्ट मिलेगा, इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू सच द म्युनिसिपल एरियाज, in the first instance to the such municipal areas comprising in the district headquarters। ठीक, in the state, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट में, बहुत अच्छे से इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट में, यहां तक कि पहली बार में इसको ऐसे म्यूनिसिपल एरियाज में किया गया एक्सटेंट जो वहां के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इन द स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जितने एरियाज को कंप्राइज किया गया उन पर ये लागू हुआ। आप इस लाइन को रट लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कई बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है, तो आप बस रट लीजिए इसको, क्योंकि हमें पेपर निकालना है। लेकिन जिनको समझ में आ रहा है, जो समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या होता है क्या है, क्योंकि ये बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, प्रशासनिक चीजें, ये जो जिनको व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा होता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं थोड़ा सा कि भाई जिला मुख्यालय क्या होता है, लड़कों को तो ये सब चीजें समझ में आती है, लड़कियों को थोड़ा कम समझ में आता है। मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लड़कियों को ये चीज कम समझ में आती है, तो गर्ल्स चिंता नहीं कीजिए, रट लीजिए।
पेपर निकलना जरूरी है। बाद में सुकून से जब आप मुझसे मिलेंगी तो मैं समझा दूंगी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या होता है, उनमें कौन से क्षेत्र होते हैं, नगरपालिका क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो किसी भी स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनाया जाता है, उसमें कुछ जिलों को डाला जाता है, तो उन म्यूनिसिपल एरियाज पे ये एक्ट जो है लागू किया गया है। बाद में क्या कह दिया गया, बाद में इन्होंने कह दिया कि बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो समय समय पर ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल सकती है और अदर एरियाज पे इस एक्ट को लागू करवा सकती है। इसमें क्या लिखा है, लेटर ऑन टू सच अदर एरियाज, लेटर ऑन टू सच अदर म्यूनिसिपल एरियाज पे, और ऐसे अदर एरियाज पे उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी करके ऑफिशियल गजट में इस एक्ट को एक्सटेंड करा सकती है, विस्तार करा सकती है, ठीक। अब इसका थर्ड क्लॉज जो है वो देख लीजिए, थर्ड क्लॉज क्या है इसका, ये देखिए, इसका थर्ड क्लॉज है, इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो जब आप सेक्शन फर्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे डेट नहीं दी गई है, वहां पर क्या लिखा गया है कि ये कब से लागू हुआ है, इट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में जिस तारीख को ये पब्लिश किया गया उस तारीख से ये एक्ट जो है इनफोर्स हुआ, फोर्स में आया। तो वो डेट मैंने आपको पहले ही बता दी है, वो डेट कौन सी आपकी 6 नवंबर 2012। तो ये डेट को आप लोग यहीं पर सबसेक्शन 3 के पास लिख लीजिए, 6 नवंबर 2012 को ये एक्ट लागू हुआ, फोर्स में आया। ऑफिशियल गजट में ये पब्लिकेशन कब हुआ था इसका, 6 नवंबर 2012 को इसका पब्लिकेशन हुआ था, ठीक है। तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, हिंदी में भी क्या लिखा हुआ है इसमें, हिंदी में मैं आपको पढ़ देती हूँ, यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। तो राजपत्र में जिस तारीख को ये प्रकाशित किया गया तब से ये लागू होगा। तो प्रकाशन कब हुआ इसका राजपत्र में, 6 नवंबर 2012 को, ठीक। तो ये होती है हमारी सेक्शन 1 कंप्लीट, और इससे बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 1 तक ही पढ़ेंगे, और हर वीडियो में हम कुछ कुछ सेक्शन ही पढ़ेंगे, हम बहुत सारा इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग से उड़ जाए, हम एक एक दो दो सेक्शन करके ही पढ़ेंगे। आज के लिए सफिशिएंट हो गया। अब हम कुछ देख लेते हैं एमसीक्यूज, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो है हमें देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं एमसीक्यूज। ये देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित। तो चूंकि ये डायरेक्ट में पीछे पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो सेक्शन हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि डायरेक्ट में ये सिर्फ हिंदी में ही दिए हुए हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले कोई एमसीक्यू की बुक देख ले, वहां से जो है आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, बाकी समझते जाइए। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 का अधिनियम क्रमांक कौन सा है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि पूछते हैं, एक्ट नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे अगर लाइव क्लास चल रही होती तो मैं कहती कि आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, अभी भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा इसको कि इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012। अभी हमने देखा कि इसका एक्ट नंबर क्या है, 19 ऑफ 2012, ओके। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, एक्ट नंबर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 को राज्यपाल की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, ठीक है ना, सब कब प्राप्त हुई। अब आपसे ये पूछ रहे हैं गवर्नर की असेंट कब प्राप्त हुई, कि व्हेन डज दिस एक्ट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की असेंट इसको कब मिली, तो हमने अभी आपको बताया गवर्नर की असेंट इसको कब मिली, गवर्नर की असेंट मिली इसको ऑप्शन ए दिनांक 23 मई 2011 को। बाकी डेट्स इसकी 2012 हैं, लेकिन गवर्नर की असेंट इसको 2011 में ही मिली। तो इसका सही आंसर क्या है, ए। इसका आंसर क्या है सही, ए। 23 ऑफ मई 2011 को रिसीव किया इसने गवर्नर की असेंट को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड है आपका, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, प्रेसिडेंट की असेंट पूछ रहे हैं। तो अभी हमने देखी प्रेसिडेंट की असेंट इसको कब प्राप्त हुई, इसका आंसर है डी, दिनांक 5 अक्टूबर 2012, 5 अक्टूबर 2012 को इसको प्रेसिडेंट की असेंट प्राप्त हुई, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 4, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 को किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। देखिए, मैंने आपसे बोला था ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि इस एक्ट के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है, किस ऑब्जेक्ट से, किस पर्पस से इस एक्ट को इनेक्ट किया गया। तो पढ़िए, ऑप्शन ए है ताकि भाड़े से संबंधित विषयों पर अधिकरण द्वारा न्याय निर्णय किया जाए। तो पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि जो भी रेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं उन पर किसके द्वारा न्याय निर्णय किया जाए, ट्रिब्यूनल्स के द्वारा न्याय निर्णय किया जाए, ऑप्शन ए। दूसरा ऑप्शन दिया है ताकि भवन स्वामी और किराएदारों के हितों को संतुलित बनाया रखा जा सके, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बेनिफिट्स को क्या किया जा सके, बैलेंस में किया जा सके। दूसरा ऑप्शन दिया है ताकि बात सुविधा को भाड़े पर दिए जाने के प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। थर्ड ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है कि प्रमोट किया जा सके
टेनेंसी को प्रमोट किया जा सके, एकोमोडेशन के लीजिंग जो है उसको प्रमोट किया जा सके, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव, ये आपके ऑप्शन है। तो आप देखिए ये तीनों मैंने आपको बताए थे कि इस एक्ट जो ऑब्जेक्ट अभी हमने पढ़ा था उसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ लिया था कि इसका क्या क्या ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है। तो ये तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है तीनों, ठीक है ना, कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव इसके क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, तीनों इसके ऑब्जेक्ट हैं। ट्रिब्यूनल के द्वारा रेंट के मैटर्स को डिसाइड किया जाएगा, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बेनिफिट्स को बैलेंस किया जाएगा, और किराए पर देने की जो एकोमोडेशन है उसको लीज पर देने के लिए प्रमोट किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 को प्रथमतः किन नगरपालिक क्षेत्रों पर विस्तारित किया गया। ये देखिए ये आ गया आपका सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन, एक्सटेंट का क्वेश्चन। ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस में कौन से म्यूनिसिपल एरियाज पर रेंट कंट्रोल एक्ट को एक्सटेंड किया गया। अभी हमने देखा कि फर्स्ट इंस्टेंस पे कौन से नगरपालिक क्षेत्रों पर इसको विस्तारित किया गया, कौन से म्यूनिसिपल एरियाज पर, तो हमने पढ़ा है। देखिए हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऐसे क्षेत्रों पर जो राज्य के संभाग मुख्यालय के रूप में समाविष्ट हैं, ऐसे क्षेत्रों पर जो राज्य के जिला मुख्यालय के रूप में समाविष्ट हैं, ऐसे क्षेत्रों पर जो राज्य के तहसील मुख्यालय के रूप में समाविष्ट है, समस्त नगरपालिका क्षेत्र पर। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है बी वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, बी वाला ऑप्शन। जिला मुख्यालय वर्ड को आप पकड़ लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट वाला आप देख लीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा आपका, ठीक। जिला मुख्यालय के रूप में जो समाविष्ट है उसमें। अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ। प्रवृत्त होने की तारीख पूछ रहे हैं, ये मैंने 2014 में एग्जाम दिया था, तब ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था 2014 में, ठीक है, कि रेंट कंट्रोल एक्ट जो है कौन सी तारीख से इन्फोर्स हुआ। तो हम पढ़ चुके हैं, इन्फोर्समेंट की डेट पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, 6 नवंबर 2012, ठीक, 6 नवंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ये कब इन्फोर्स हुआ, 6 नवंबर 2012 से। तो ये होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आगे की सेक्शंस के साथ। तो जुड़े रहिए चैनल पर, और इसी तरीके से सेक्शन वाइज और एमसीक्यूज के साथ हम इस एक्ट को डेली बेसिस पे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।